हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी नेम मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ। चैप्टर 48। आर्या का वापस आना और आई की हालत में कोई सुधार न होना। आर्या कार्तिक से अपने उसी पागलपन में ही बोलती है, मैं जब तक ना जाऊँ लिटिल बनने का ख्याल रखना। वैसे तो मैं रात तक आ जाऊँगा, पर फिर भी अब मुझे एक पल के लिए भी इससे दूर नहीं रहना है। लेकिन मुझे लिटिल बनने के लिए ये करना ही होगा। उससे दूर जाके उसके लिए उसे लाना है। अब मैं उसे लेकर ही आऊँगा। चलता हूँ, इसका ध्यान रखना। ये बात मेरी याद रखना तू, और किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ से गया हूँ। आर्या आई के लिए कार्तिक को धमका कर वहाँ से निकल जाता है और कार्तिक बस आर्या को जाते हुए देखता है और फिर अपनी नज़र आई पे करता है तो उसका दिल में बहुत दर्द उठता है। उसकी जान से प्यारी बहन की ये हालत हो गई। अब वो भी आर्या से सहमत था। कुछ पल के लिए उसका दिल में दया सा भाव आया, लेकिन आई को फिर से देख उसकी रही सही दया भी कहीं चला गया। लेकिन ये दोनों बात कैसे कर रहे थे। अब आगे आर्या तो चला गया, लेकिन यहाँ पर आई की हालत स्थिर नहीं हो रही थी। बीतते समय के साथ उसकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो रही थी। सब बहुत परेशान हो गए थे। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी आई को स्थिर करने के लिए, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। सबका तो रो रो कर बुरा हालत हो गया था। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। जो अभी कुछ वक्त पहले खेल रही थी, अब वो जिंदगी और मौत के बीच है। एक डॉक्टर ने ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए कार्तिक से तो ये कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी बहन को अपने घर ले जाए। कम से कम वो अपनी आखिरी सांस अपने घर पे तो लेगी। उसका इतना बोलते ही कार्तिक का पारा तो हद हो गई। भले ही वो आर्या जितना पागल नहीं था, पर पागल तो था ही ना। उस डॉक्टर को कार्तिक ने उसी वार्ड में अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन दे दी और उसने उसी रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद वो अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ बोलने की। तू खुद को समझता क्या है जो हमें जान देगा, बता तो। कार्तिक बहुत खतरनाक लग रहा था फिलहाल तो, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस डॉक्टर की बातों पे, जो इस सबके सामने ऐसी बात करने के बारे में सोच रहा था। इससे तो सारे डॉक्टर की हिम्मत बढ़ जाएगी कुछ भी बोलने का, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए सारे डॉक्टर्स के सामने उस डॉक्टर की जीभ काट दी। ये उसके ज़्यादा बोलने का परिमाण था। लेकिन ये सब कार्तिक ने दूसरी वार्ड में किया था, क्योंकि वो अपनी बहन के सामने ये सब नहीं करता, फिर भले ही वो उठने की हालत में क्यों ना हो। आई के पास अभी आदित्य था और उसे ही देखे जा रहा था। आदित्य ज़्यादा नहीं बोलता था, पर आई के लिए उसने अपना ये नियम भी तोड़ दिया। अगर आई को कभी भी बाहर कुछ समस्या होती थी तो वो सबसे पहले आदित्य को बोलती थी, क्योंकि कार्तिक खतरनाक है ये उसे पता था। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कार्तिक उसके लिए कुछ ऐसा करे जो करना नहीं चाहिए। लेकिन बेचारी को क्या पता कि उसके सारे भाई कैसे हैं। आदित्य आई से बात कर रहा था। भले ही वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो सुन तो सकती थी ना। आदित्य आई से बोल रहा था, यह क्या छोटी, तू अपने भाइयों के लिए बिना अकेले अकेले ही सो रही है। लेकिन तेरी भाई और तेरे मिस्टर हैंडसम तुझे थोड़ी ना ऐसे सोने देंगे। बिना तेरे तो हम सबकी ज़िंदगी बेरंग है। तू ही तो है जो हम सबकी ज़िंदगी में खुशियों में रंग भरती है, और तू ही ऐसी सो रही है तो हमारी ज़िंदगी में सब रंग कौन भरेगा, बता तू। बड़ी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया तेरे ऐसे सोने से। ऐसे भी क्या गहरी नींद में सो गया कि तुझे हम सबकी याद नहीं आई। लेकिन भले ही तू इतना की सो जाए, हम तो तुझे वापस जगा ही देंगे, समझी। जहाँ जाएंगे हम तेरे साथ ही जाएंगे। इतना बोल के आदित्य उसके कुछ पुराने बात को याद करती है और कहती है, तुझे याद है जब तू छोटी थी तो कैसे तुझे सबको परेशान करता था, लेकिन घर में सबके सामने मासूम बच्चे बनने की भूत तो तेरे सिर से उतरता था। घर वाले तो बेचारे आज भी तुझे नादान और मासूम समझते हैं, और तू हम भाइयों के पास आके अपनी उन खुराफात को अंजाम देती थी, और हम हमेशा ही तुझे बचा लिया करते थे। क्या तुझे अब नहीं सताना किसी को? और वो तेरी मेकअप वाली आंटी को भी तुझे सबको सबक सिखाना है, नहीं तो वो बड़े पापा पे डोर डालने लगेगी तो उन्हें रोकेगा कौन। इसलिए तू उठ जाना मेरी प्यारी बहन, फिर से हम सब साथ में मस्ती करेंगे। मेरी जान,
तेरे बिना दुनिया के हर सुख बेकार लगता है और तेरे साथ तो दुनिया का हर दुख भी अच्छा लगता है। इतना बोल आदित्य की आंखों नम हो गई। ये सब उसके दिल के दर्द था, पर कहता है ना कि दिल का दर्द तो बस दिल ही समझता है, बाकी सब भले उसे कम करे या फिर उसे सांत्वना देने की कोशिश करे, और अगर वही कम हो जाए तो फिर दुखी किस बात का। लेकिन वो तो कम होने से रहा। आज पहली बार आई इतनी गंभीर स्थिति में थी, नहीं तो उसे इतना ज़्यादा केयर के साथ रखा जाता था कि उसे जल्दी जुकाम या बुखार भी नहीं होता था। वही दूसरी ओर कार्तिक तो अपना सारा गुस्सा अब उस डॉक्टर पे उतर रही है। तभी वहाँ कुश आ जाता है और बोलती है, सर बॉस ने बोला है कि इसकी अच्छे से खातिरदारी होना चाहिए, नहीं तो अगर अच्छे से ना हुई तो इसे कोई कुछ नहीं करेगा, वो खुद इसे देख लेगी और बाकी सबको भी। कुश की बातों से कार्तिक को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि आर्या को सब पता होता है और इस बारे में तो वो खुद बहुत गुस्से में था, तो वो कैसे मौका छोड़ सकता। रात का समय आर्या वापस आ गया था और वो सीधा आई के बेड में गया। आई के बेड में आने के बाद आर्या आई के पास गया। उसके बाद अपनी जेब से कुछ निकालता है। उसके हाथ में एक कांच का छोटी सी बोतल थी। उस बोतल के अंदर से बहुत रोशनी आ रही थी। आर्या अपने भावहीन चेहरे के साथ उस बोतल को देखता है। वही आई के बेड में कार्तिक और आदित्य भी थे और आर्या को आता देख वो सब कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अब एक क्यों, ये तो बाद में पता चलेगा। आर्या ने वो बोतल की लिक्विड को आई के मुंह पर खोल के उसको अंदर डाल दिया और फिर हल्के से आई के मुंह को दबा दिया ताकि आई उस लिक्विड पदार्थ को बाहर ना निकाल दे। वही वो लिक्विड पिलाने के कुछ मिनट बाद आई के गले में एक अलग ही रंग की रोशनी दिख रही थी। उस रोशनी का रंग बताना मुश्किल था, लेकिन वो बहुत तेज थी, जो उस पूरी वार्ड को ही चमका रही थी। वही उस रोशनी को देख कार्तिक और आदित्य बहुत खुश हो रहे थे। वही आर्या भी एक सुकून के साथ देख रहा था ये सब। अब उसने आई के मुंह को छोड़ दिया और अब वो आई को ही देख रही थी, जो धीरे धीरे पूरी रोशनी में समाहित हो रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी और भी ज़्यादा तेज होने लगी। अब तो उसके पूरे शरीर से बहुत रोशनी आने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी का तेज सबकी आंखें बंद करने में मजबूर कर रहा था, पर आर्या अपनी आंखों को वैसे ही खोले बस एकटक आई को देख रहा था, जहां अब तक सब अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही आर्या तो अपनी आंखें अभी भी खोल के एकटक बस आई को देख रहा था। अब तो आई देख भी नहीं रही थी कि उतनी रोशनी में कोई उसे साफ साफ देख सके, पर आर्या को तो जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही कुछ मिनट तक वो रोशनी अपना स्थिति बना कर गायब हो गई। मतलब कि अब वो रोशनी गायब हो गई थी, पर सबने अपनी आंखें खोली। सबने मतलब कार्तिक और आदित्य ने, क्योंकि आर्या तो अपनी आंखें बंद नहीं की थी। फिर कार्तिक और आदित्य आर्या के पास आता है और आई को देखता है। वैसे तो इतनी रोशनी उसके अंदर से निकला, लेकिन अभी भी उसकी हालत खराब हो गई। कार्तिक आर्या से कहता है, तूने कैसे पाया है? तुझे पता है ना ये पाने के लिए कैसे कैसे शरारतें पूरी करते हैं, और सबसे मुख्य बात ये है ये तूने खुद रखा था। कार्तिक की बातें सुनकर आर्या एक डेविल स्माइल करता है। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या के लिए कुछ भी करना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आर्या कार्तिक से बोलता है, आर्या सिंह राठौर के लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आर्या सिंह राठौर जो चाहे वो कर सकता है, और जब बात लिटिल बनने की थी तो कोई संभावना नहीं थी कि कोई भी आर्या सिंह राठौर को रोक सके, खुद आर्या सिंह राठौर भी नहीं। वैसे तो मैं ना बताऊँ तो कुछ ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्या याद रखेगा तू भी। आर्या बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है। वही आर्या के एटीट्यूड देख के कार्तिक और आदित्य मुंह बना लेती है। वो तो जानते थे कि ये कितने ज़्यादा घमंडी और अड़ियल है कि कुछ पूछो ही मत, और ये बात सबको पता थी, बस क्यूट सी आई को छोड़ के, क्योंकि उसे लगता था कि उसका मिस्टर हैंडसम बहुत अच्छे और सीधे हैं। अब उस बेचारे को क्या ही पता कि उसके मिस्टर हैंडसम कितने सीधे हैं और कितने नहीं। आर्या इतना बोल के फ्लैशबैक में बोलता है। फ्लैशबैक, आर्या हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधा अपने चॉपर में बैठ के अपनी मंजिल पर निकल जाता है। इन सब का अंजाम
राका ने पहले से ही कर रखा था। आर्या चॉपर में बैठ के राका से बोलता है, उन सब बॉडीगार्ड्स को भी मेरे साथ वहाँ पर लेकर चलो और मल्होत्रा परिवार के जो गार्ड आए थे उन्हें भी ले चलो। राका कन्फ्यूज हो गया था कि ये बॉस बोलना क्या चाहते हैं, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आर्या से कुछ पूछ सके। वैसे तो सामान्य दिनों में वो भी कभी भी आर्या से कुछ नहीं पूछता, लेकिन आज तो आर्या अलग ही दिख रहा था। आज तो जैसे वो सबको अपने रास्ते से हटा देगी अगर किसी ने भी आज उसको रोकने की कोशिश की तो। आर्या और राका पहले चले गए थे। राका ने भी मैसेज से उन सबको वहीं बुला लिया था। एक के बाद एक चॉपर्स आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज आसमान इन्हीं चॉपर्स से भरा होगा, लेकिन ये सब जा कर रहे थे ये तो इनके पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। राका का तो ये सोचकर दिल थमा जा रहा था कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ से वापस भी आएगा या फिर नहीं, और यही सोचते उसका सर फट जा रहा था, क्योंकि आर्या से वो कुछ नहीं पूछ सकता था। अगर उसने ये हिम्मत की तो पता नहीं उसकी शरीर कहाँ से कहाँ मिलेगी, ये मिलेगा भी नहीं। आर्या और उसके लोग 2 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। ये एक द्वीप था जो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था। ये द्वीप आर्या का था, लेकिन आर्या ने यहाँ बहुत सारे नियम बना के रखे थे। वैसे तो आर्या चाहे तो उसके नियम बनाने के बावजूद वो डायरेक्ट सब कुछ ले सकता था बिना किसी के बले दिए, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जानता था कि यहाँ उसके बिना एक पत्ता भी ना हिले, पर फिर भी उसने वो सब नियम बनाया। इन सब की वजह बहुत बड़ी थी। एक तो ये थी कि इस आइलैंड पर अलग अलग टाइप की दवा थी जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। ऐसे ही बहुत कुछ दुर्लभ था जो सिर्फ यहाँ की थी। आर्या ने तो इस द्वीप पर बाहर का किसी का भी आना मना किया हुआ था। अगर कोई इस द्वीप के आसपास या बहुत दूर भी रहता तो वो मर जाता था। यहाँ पे दुनिया के सारे अलग के जिसे आर्या ने नियुक्त किया है, यहाँ पे भी आर्या का लायन पहाड़े देती थी। वैसे तो उसके सारे गार्ड्स भी पावरफुल है, लेकिन उसमें भी तो कुछ लोग अलग तरीके के थे। आर्या ने यहाँ से एक भी चीज़ ले जाने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन रख दी थी, खुद के लिए भी, और अगर वो कुछ दवा या दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटी ले जाने चाहे तो उसे 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एक प्रयोग के लिए देना होगा, ताकि वहाँ के वैज्ञानिक उन पे अलग अलग तरीके की प्रयोग कर सके। वैसे तो आर्या नहीं लाता किसी को भी, उसने ये शर्त रखी थी ताकि सब उससे डरे, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, जीते जी उसे नर्क के दर्शन हो जाता था। लेकिन आही की ये हालत देख आर्या का गुस्सा आने लगा। लेकिन आही का कोमा में जाना आर्या के गुस्से में पेट्रोल डालने जैसा था, इसलिए उसने सोच लिया कि अब वो सबको उसके साथ लेकर जाएगा। इस आइलैंड पे तो राक्षस भी ना जाए, ये तो फिर इंसान थे। बाकी के राज आपको बाद में पता चलेगा, और आर्या ने ऐसे नियम क्यों बनाया इसका भी राज आपको बाद में पता चलेगा। आर्या द्वीप पर आके उन सबको वहाँ के हवाले कर एक लैब में घुस जाता है। उसके पीछे 1000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक अपना सिर झुकाए चल रहे थे। आर्या उस लैब के एक छोटी सी कमरे में जाता है और वहाँ रख के बीचों बीच एक कांच के बॉक्स के पास जाता है, और उस बॉक्स के ऊपर एक कीबोर्ड था। आर्या उस कीबोर्ड पे पासवर्ड जैसे कुछ टाइप करता है, जिसके बाद वो कांच का डब्बा गायब हो जाता है और उसकी जगह पे खुद ब खुद सुनहरे कलर का एक बॉक्स आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। आर्या फिर से उस बॉक्स में पासवर्ड टाइप करता है, जिसके बाद वो बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर की रोशनी पूरे कमरे को ही चकाचक कर देता है अपनी रोशनी से। इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि कोई अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, लेकिन आर्या अभी भी अपनी आंखें खुली रखे एकटक उस बॉक्स को देखे जा रहा था। वही अंदर इतना ज़्यादा रोशनी देखकर बाहर वैज्ञानिक लोग खड़े थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में पकड़ी रिमोट में कुछ दबाया, जिससे वो रोशनी गायब हो गई, पर पूरी तरह से नहीं। अभी भी बॉक्स चमक रही थी, पर सामान्य लोग उसे देख सके इतने ही। फिर वही जिसने बटन दबाया था वो और 1-2 वैज्ञानिक अंदर आ जाते हैं, और उनमें से एक बोला, सर आप इसे ले जाइए और मैम को ये पिला दीजिए, वो भी पूरी की पूरी। उसके बाद कुछ घंटों में ये असर करेगा। लेकिन सर आप ये जानते हैं ना कि उसके बाद क्या होगा। इतना बोल वो अपना सर फिर से झुका लेता है। वही आर्या जो बस उस बॉक्स को देखे जा रहा था, वो अपनी ठंडी आवाज़ में उसे जवाब देता है,
कि हाँ मुझे पता है, बड़ी अच्छी बात है ना। जो मैं कुछ समय बाद करना चाहता था वो अभी ही करना पड़ रहा है, पर करना तो था ही। और हाँ, तुम्हें पता है ना कि यहाँ उसके सिवा कोई और नहीं आ सकता। तो वो वैज्ञानिक हाँ में सर हिला देती है। आर्या उसे हाँ में सर हिलाते हुए देखकर कुछ नहीं बोलता और उस बॉक्स में से एक बोतल निकलता है और उसे अपनी जेब में रखकर वहाँ से बड़े घमंड से बोलता है कि ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आर्या सिंह राठौर ने खुद के लिए कोई पाबंदियां नहीं लगाई कहीं जाने के लिए, और ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ कि जो मुझ पर पाबंदियां लगा सके, सिर्फ लिटिल बन्नी को छोड़ के। जैसे आज तक सबको ऐसा लगता है कि आर्या सिंह राठौर को भी यहाँ आने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, वैसे ही आगे भी लगना चाहिए। कार्तिक भी इतना सब कुछ बोला क्योंकि ये सब जिस वजह से चला उसका कारण किसी और को नहीं पता चले। और हाँ, जिन्हें यहाँ पर लाया हुआ है उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना, कोई कमी नहीं होना चाहिए, वरना तो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। आर्या की बातें सुनकर वो वैज्ञानिक थर-थर कांपने लगी। आर्या ने सबको वहीं छोड़ दिया, खुद और राका के साथ वहाँ अपने चापर में निकल गया और वहीं फिर से उस आइलैंड की दीवार बंद हो गई, जैसे वहाँ पर कोई नहीं रहता, एकदम सुनसान हो गया था। फ्लैशबैक एंड। आर्या ये सब बताते हुए कार्तिक की ओर अपनी डेविल स्माइल करता है क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि ये सब किसे सुनाने के लिए वो सब बोल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उनका फेंका हुआ पासा बिल्कुल सही निशाने पर लगा हुआ था। फिर आर्या उन दोनों को उस वार्ड से बाहर जाने की इशारा करता है, जिसे समझ के कार्तिक और आदित्य बाहर जाता है। उनके बाहर जाने के बाद आर्या आई के पास बैठता है और अपनी आंखों में खालीपन लिए आई को देखता है और फिर अपनी भावहीन आवाज में आई से बोलता है, लिटिल बन्नी, उन सबको लग रहा है कि वो मेरे साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वो तभी मात खा जाएंगे। तुम्हारे लिए ही तो मैंने इस पूरी दुनिया को झुकाया है, तो तुम्हें कैसे परेशानी हो सकती है। आर्या आई से बात कर रही थी कि वो अचानक ही रुक जाता है बात करते हुए, क्योंकि उसने देखा कि आई अपनी आंखें धीरे धीरे फड़फड़ा के खोल रही थी। उसने अपनी आंखें खोलता देख आर्या मुस्कुराता है, और वो मुस्कुराहट तो बिल्कुल किलार थी, लेकिन एक कभी कभी ही मुस्कुराता था, और हंसने की बात तो छोड़ ही दीजिए। वही आई अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है। पहले तो इस समझने की कोशिश कर रही थी कि वो है कहाँ, और ऊपर से उसके सर भी भारी भारी लग रही थी। वो अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर देख रही थी। वही उसकी क्यूट सी हरकत देखकर आर्या को तो बिल्कुल सुकून मिलता है। वो तो जैसे तरस खा गया था आई को ऐसे देखने के लिए। उसके लिए तो आई का हंसना, मस्ती करना, सबको सजा देना या फिर परेशान करना सभी उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वो आई थी इसलिए उसे आई में ये पसंद था। आई को धीरे धीरे करके सब याद आता है, और याद करते हुए उसकी आंखों में डर आ जाती है। वही आर्या ने उसकी आंखों में डर देख लिया था, और ये देख के उसके हाथों की मुट्ठी कस गई, क्योंकि आर्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आई किसी से डरे, फिर वो खुद ही क्यों ना हो। वही आई आर्या को देखते ही जल्दी से अपने हाथ को उठाया और आर्या के हाथ को पकड़ लेती है, और इस प्रक्रिया में उसके हाथों में जो चोट लगी थी उसके कारण उसे दर्द होता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। ये देख आर्या आराम से आई के हाथों को सहलाता है और उसे अपनी नरम आवाज में कहता है, लिटिल बन्नी, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। आर्या आई के डर को कम करने के लिए अपनी आवाज़ में जितना हो सके उतना ज़्यादा नरम करते हुए कोशिश कर रहा था, पर अब उसकी आवाज़ इतनी कड़क थी कि क्या बोले। आई आर्या की बातें सुनकर बहुत ही मासूमियत से आर्या को टुकुर टुकुर देखती है, जैसे उसकी जैसे मासूम इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं। फिर वो अपनी धीमी आवाज़ में आर्या से कहती है, मिस्टर हैंडसम, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है और मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, और वो ब्लश कितना ज़्यादा भयानक था। आप आए क्यों नहीं मेरे पीछे? मुझे पता है अगर आप मेरे साथ होते तो आज मुझे कुछ नहीं होता। अब से मैं आपको अपने साथ बांध के रखूँगी ताकि आप हमेशा मेरे साथ रहें, और मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूँगी, बाथरूम में भी नहीं, समझे? आई आर्या से उसकी शिकायत कर रही थी, और आर्या आंखें बड़ी बड़ी करके आई को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी और सोच रहा था
कि उसकी लिटिल बन्नी तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा खतरनाक बनती जा रही है। जल्दी से कुछ सोच आर्या बेटा, नहीं तो आज तेरी वाट लगने पक्की है, वो भी तेरे ही लिटिल बन्नी के हाथों से। आर्या को तो आज पहली बार खौफ में देख रहा था। उसे पता था कि ये पागल लड़की सच में चाहे तो ऐसे कर सकती है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके आगे तो आर्या कल्पना भी नहीं कर पाएगा। वाह क्या सीन होगा। पहली बार आर्या सिंह राठौर को डरते देखा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आर्या आई को समझते हुए कहता है, लिटिल बन्नी इसमें मैं क्या कर सकता था, मैं तो उठा था तुम्हारे साथ चलने के लिए, लेकिन तुम तो तूफान की तरह भागते हुए चली गई। अगर थोड़ी धीमे चलती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आर्या की बात सुनकर आई उसे घूरने लगती है। वो सोचती है कि आर्या ने उसे ऐसे कैसे बोला कि वो तूफान की तरह भाग रही थी। आई को अब आर्या के ऊपर गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में अपने मुंह फुला लेती है और आर्या से कहती है, मिस्टर हैंडसम, आपने मुझे तूफान कहा, आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं धीमी चलूं? असल में आप अब बूढ़े हो गए हो, इसलिए आप खुद तो दौड़ नहीं सकते और मुझे तूफान कह रहे हो। मैं सब समझ गई कि अब आप बूढ़े हो गए और इसके कारण भाग नहीं सकते, और अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए आपने ये बोला। आर्या तो बस मुंह खुले आई को देख रहा था कि ये लड़की क्या क्या बोलती रहती है, और वो एक बार खुद को देखता है। अपने इतने हॉट और सेक्सी और फिट बॉडी को देखकर कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो बुढ़ा हो गया। उसके पीछे तो लड़कियां पागल थी, पर उसने कभी भी उन्हें भाव नहीं दिया, क्योंकि उसे तो आई को छोड़ के किसी और को देखना पसंद नहीं था। आई आर्या को घूर घूर के देख रही थी। आर्या जब देखता है कि आई उसे घूर रही थी और अपने शांत आवाज में कहता है, शांत हो जाओ लिटिल बन्नी, शांत हो जाओ। कितनी बोलती हो तुम, और मैं कहाँ से बुढ़े दिख रहा हूँ? मेरे पीछे तो लड़कियाँ पागल है और तुम मुझे बुढ़े कह रहे हो, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुमने मुझे बुढ़े कहा। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझसे अपनी जवानी का सबूत देना होगा। जहाँ एक तरफ ये दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ भीला में एक आदमी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था, और तभी उसके सामने एक आदमी एक लड़की को घसीटते हुए कुर्सी वाले आदमी के कदमों में फेंक देता है और फिर अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है। वही जो आदमी कुर्सी पर बैठा था वो उस लड़की को देखकर कुटिल मुस्कान करता है। उसकी तो वो मुस्कान बहुत गंदी थी। उसके बाद वो अपने पैरों से उस लड़की को हाथ पे रख के उसे मसल लेता है, जिस वजह से उस पूरे भीला में उस लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज़ गूंज जाती है, और उसकी वो आवाज़ सुनकर वो आदमी बहुत गंदी तरीके से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर वो लड़की बोलती है कि रणविजय, तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों को अपने नीचे दबा के रखने का, उन्हें तड़पाने का, लेकिन एक दिन तेरा ये शौक तुझे तबाह कर देगा, देखना। और तू उस दिन को कोसेगा कि क्यों तुझे ये आदत लगी। इससे भी बहुत बुरी मौत मारेगी तू, जिसे तूने कभी इमेजिन नहीं कर पाएगी। उस लड़की की बातें सुनकर रणविजय को गुस्सा आ जाता है कि कैसे एक मामूली सी लड़की उसके अहंकार को चोट पहुंच रही थी, और वो अपने ईगो और गुस्से से उस लड़की को उसके बालों से पकड़कर ऊपर की तरफ ले जाता है। वही वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी और उसे रोकते रहे, पर वो नहीं रुकी। वहाँ काम करने वाले सभी लोग बस उस लड़की को अपनी तरस भरी आंखों से देख रहा था, जैसे वो चाहकर भी उसे ना बचा सके। वही रणविजय का आदमी उस लड़की को बेरहमी से घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया, और उसने तो अपने कमरे को लॉक भी नहीं लगाया और ले जाकर उस लड़की को बिस्तर पर पटक दिया। रणविजय चौहान 28 साल का एक खट्टा खट्टा नौजवान था। देखने में हैंडसम था, लेकिन उतना ही हैवान है। इसे लड़कियां बदलना बहुत पसंद था। ये तो लड़कियां हर रात बदलाती थी, कभी कभी तो एक रात में 2-3 बदल जाता है। इसके जैसे हवस आज तक कोई नहीं देखा। इसके लिए औरत बस आदमियों के पैरों की धूल की बराबर है। बाकी का आगे पता चलेगा। उस लड़की को बिस्तर पर पटकने के बाद रणविजय अपनी शर्ट को निकल देता है, और उसके बाद वो अपना बेल्ट को भी उतार देता है और उनकी बेल्ट से उस लड़की को मारने लगता है। उस लड़की की चीख पूरी भीला में गूंज रही थी। वही सब उस लड़की की चीख सुन रहे थे, और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को बहुत दया आ रही थी उस बेचारी लड़की पे। जब तक वो लड़की आधमरी नहीं हो गई, तब तक इस राक्षस ने बेल्ट से मारा। उसके बाद उस बेल्ट को फेंका और उस लड़की पर टूट पड़ा। फिर से एक बार उस लड़की की दर्द पूरी भीला में गूंज गई।
पता नहीं किस पहर में ये सिलसिला रुका। उस हैवान ने उस लड़की को हर तरह से तोड़ दिया। क्रमश क्या जवाब देगी आही आर्या को? क्या आर्या ने ये बोलकर कि उसके पीछे लड़कियां पागल है, अपने लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ा किया? कौन है ये हैवान जिसे लड़कियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? ये सब जानने के लिए आगे सुनते रहिए मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। बाय।